माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विनोद तामड़ा जी और माननीय विजय सिन्हा जी और साथ में मंचासीन सभी लोगों से आग्रह है दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। माननीय विनोद तामड़े जी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। और मंचासीन सभी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। माननीय विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री बोले, खाली विनोद तावड़े जी बोल अब हम अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर अब स्वागत के क्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, जिला अध्यक्ष पटना महानगर श्री अशोक कुमार जी, माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत करेंगे। श्री सिद्धार्थ शंभू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतेंदु मिश्रा जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तामड़े जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा मनोज सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष रत्नेश कुशवाहा जी, प्रदेश मंत्री नंद प्रसाद चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा कमरू जामा जी, माननीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश मंत्री संजय गुप्ता जी, प्रदेश मंत्री रीता शर्मा जी, माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करेंगे। आप लोग तालियां बजाएं, उनका स्वागत कीजिए। प्रदेश मंत्री
स्वदेश यादव जी, प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री माननीय मंगल पांडे जी का स्वागत करेंगे। स्वदेश यादव जी, श्री अनिल ठाकुर जी, प्रदेश मंत्री सरोज झा, प्रदेश मंत्री अमित दांगी जी, माननीय पूर्व सांसद गोपाल नारायण जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा शैलेंद्र गढ़वाल जी, माननीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र भाई साहब जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे। प्रदेश मंत्री संतोष रंजन जी, प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, प्रदेश मंत्री संतोष रंजन जी, प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण जी, माननीय संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया जी का स्वागत करेंगे। श्री लखेंद्र पासवान जी विधायक और संजय काबड़ा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी का स्वागत करेंगे। सतीश चंद्र दुबे जी का माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का हम यहाँ आमंत्रित करते हैं इस विस्तृत प्रदेश कार्य समिति बैठक के उद्घाटन भाषण के लिए। माननीय बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत कार्य समिति की इस बैठक में हम लोगों के बिहार के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय भाई नित्यानंद राय जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी,
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री और बंगाल के प्रभारी आदरणीय मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सांसद आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय सतीश दुबे जी और हम लोगों के मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेन जी और बिहार जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन आगे काम कर रहा है आदरणीय भिखू भाई दलसानिया जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारे बिहार सरकार के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कार्य समिति के सदस्यगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पूर्व पदाधिकारीगण, सभी जिले के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, जिले की पूरी कमेटी और आए हुए तमाम इस विस्तृत कार्य समिति में आए हुए सभी साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं साथियों। और आज इस विस्तृत कार्य समिति की बैठक में और बाहर में भी कई साथी हमारे बाहर में भी इस कार्यक्रम के से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करने का काम करता हूं साथियों। आज साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने नींव रखा था जनसंघ काल का, भारतीय जनता पार्टी जहां से खड़ी हुई, उनको आज यदि वो देखते होंगे तो उनको लगता है होगा कि आज मेरा सपना साकार हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 1950 में कमिटमेंट करती है साथियों, आप सोचिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दुनिया को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन इस देश में एक विचारधारा को छोड़कर गए जो आज भी हम पूरे भाजपा के लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं साथ। और कोई सोच सकता है क्या इस देश में कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं सोच सकती है कि आज से 70 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले जिस नारे के साथ जनसंघ ने शुरुआत किया था, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 वर्ष जरूर लगे साथियों, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370 को उखाड़कर फेंकने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और साथियों याद कीजिए हमारे पूर्व अध्यक्ष, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना की, जिसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998-99 में वो सरकार में आए तो उसको सरजमीन तक पहुंचाने की शुरुआत किया। और साथियों सोचिए, इस देश में कोई पार्टी नहीं है, किसी का कोई विचारधारा नहीं, क्योंकि वो तो 10 साल में अपने ही बातों को भुला जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोगों से, बैठ जाओ बैठ जाओ, भारतीय जनसंघ के लोगों से जो प्रेरणा मिला इस देश को, और यहां बैठे हैं गोपाल नारायण सिंह जी, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय नागेन जी, भिखू भाई साहब, आदरणीय विनोद तावड़े जी, जिन्होंने देखा है कि इस देश में कैसे जनसंघ काल में इस देश में लोग अत्याचार, कांग्रेस पार्टी के लोग अत्याचार करते थे और बार बार कहते थे कि गरीबी हटाना है। गरीबी तो नहीं हटती थी, लेकिन गरीबों को ही हटाने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग करते थे साथ। लेकिन साथियों हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे और आज हमें गर्व है जिस पार्टी का सदस्य हूं,
अपने सभी कमिटमेंट को पूरा करने का काम कर रहा है। और लोग तो भुला जाते हैं, 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के सहयोग से, विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से यह निर्णय लिया इस देश में कि हम भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान अयोध्या में स्थापित करने का काम करेंगे, और उसको भी करने का काम किया साहब। और कोई दूसरा इस देश में हम लोअर कोर्ट लड़े, जब गठबंधन बना, एनडीए का गठबंधन 1996 में बना साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब यह तय हुआ कि हम कोर्ट के सहारे लड़ने का काम करेंगे, तो यही कांग्रेस पार्टी की जब सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो उसको अटकाना भटकाने का काम कर रही थी। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो उसी दिन तय कर दिया गया कि प्रभु श्री राम को अयोध्या में फिर से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी साथियों, और इसको भी पूरा किया साथियों। इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश तो बढ़कर हमने कहा है, और आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर सीतामढ़ी की पावन धरती पर कहा है, जिस तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेंगे साहब। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मां सीता को भी स्थापित करने का काम बिहार में हम लोग करने का काम करेंगे साहब। लेकिन साथियों, आपको याद करना पड़ेगा, इस देश में परसेप्शन का जब चुनाव आता है तो हम लोगों को नए नए एजेंडे में लोग विरोधी फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, याद कीजिए इतिहास को, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों के बाद पहली कोई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो 2014 में भी जनता के आशीर्वाद से बनाने का काम आप लोगों ने किया। 2019 में भी 303 सीट देकर इस देश में सत्ता में बैठाने का काम किया, और इस बार भी 293 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन विरोधी का काम है, और विरोधी का इतिहास समझिए। इस देश में 1985 के बाद कोई सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं आई थी, लेकिन कोई एक नेतृत्व करता जिसने पूरे गठबंधन का स्वरूप बनाकर, एनडीए के स्वरूप बनाकर पहली बार 1985 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने का काम तीसरी बार किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा किसी ने नहीं किया साथ। और याद कीजिए, इतिहास याद कीजिए, 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी साथियों, भाजपा ही समर्थन कर रही थी, 84 सांसद हमारे थे, और 143 सांसद ही उस समय जनता दल के हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी 197 सांसद वाली थी। प्रमोद जी ने जाकर चाइना में कहा था कि हम ऐसी सरकार के पार्टनर हैं, जिस पार्टनर के रूप में जो सरकार दूसरे नंबर की पार्टी है, उसको हम समर्थन करने का काम कर। लेकिन साथियों, याद कीजिए, इतिहास में कांग्रेस पार्टी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी नहीं आया। 243 सीट 1991 में कांग्रेस पार्टी को आया था साथियों, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी हार गए। कौन हार गया? अरे बिहार जैसे प्रदेश में तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 75% सीटें एनडीए के लोगों ने जीतने का काम किया। कौन कह रहा है? और वो राष्ट्रीय जनता दल कहती है जिसको 4 सीट आई है, ज्यादा नहीं 4, ओनली 4, और वो कहती है कि हम बिहार में हम लोगों ने चीजों को स्थापित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो कहती है कि हम जीत गए। कैसे जीत गए? 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूर रहे, 33 पार्टी, और हम अकेले एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर जीती हुई है।
और हमारे गठबंधन के लोग पूरे देश में 53 सीटों पर जीतने का काम किया है साथियों। ये नया गठबंधन नहीं है, ये कोई चुनाव के बाद पोस्ट पोल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है। हम चुनाव के पहले समझौता करके चुनाव लड़े थे। हम जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ गठबंधन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ गठबंधन। हम गठबंधन पहले भी चुनाव के पहले हमने बताने का काम किया था और चुनाव के बाद भी हम उसी गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है, सीधे 0 पे पहुंच जाता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को 2025 के चुनाव के मद्देनजर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है और इस पूरे परसेप्शन से बाहर आना है। इस देश में तो 43 सांसद वाले लोगों ने भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई है साथियों। और साथियों, हमको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ परसेप्शन से चुनाव जीते नहीं जा सकते। चुनाव आया तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में है? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही है साथियों, और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में है। ये जो नए नए के युवराज हैं, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे थे। तब आरक्षण मिला था साथियों। और 89 में जब मंडल कमीशन, लालू जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, पूछिएगा, मैं तो मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि राजद के लोगों से पूछिए, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? एक व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने दिया, और बीपी सिंह जी को समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू करने का कहा। और जब इस देश में लगा कि इस देश में दलितों को आरक्षण मिल गया, अति पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, और जब इस देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया। साथ हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस मंच से हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता सभी जगह लगे रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 243 सीटों में से 174 विधानसभा क्षेत्र में हम सभी जगह चुनाव जीतने का काम किए। ये एक स्पष्ट संदेश देता है कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे वह बूथ अध्यक्ष हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, चाहे वो शक्ति केंद्र के लोग हो, चाहे वो मंडल के टीम हो, जिला के टीम हो, सबने मुस्तैदी के साथ पूरे एनडीए को जिताने का काम किया। हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये पूरे परसेप्शंस को बताना पड़ेगा। आप जब चर्चा करते हैं, जरूर एक चीज बैठकर जरूर चर्चा करें। लोगों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे विरोधी तो ये हल्ला करेगा ही कि भाजपा को 240 सांसद मिले, 272 नहीं मिले। लेकिन हम तो एनडीए लड़ रहे थे और एनडीए 293 सीटों पर जीती है।
ये परसेप्शन पूरी तरह एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, हमारे लोग जाकर बूथों पर बैठने का काम शुरुआत करें। अभी 2025 का चुनाव आएगा साथ, लोग चर्चा करेंगे इस देश में कैसे आर्थिक व्यवस्था खड़ा हुआ। साथियों, हम बिहार जो गरीब राज्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज भी 2,78,000 करोड़ का हमने बजट पेश किया बिहार में। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है सर। और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आग्रह किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहां एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहां सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि यहां अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। साथियों, हम लोगों ने बहुत चीजों को आगे बढ़ाया। आप सोचिए, दुनिया में हम सोचते थे कि इकोनॉमी 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 होती थी, अर्थव्यवस्था की चर्चा लेफ्टिस्ट करते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे, लेकिन हम चर्चा कम करते थे। हम स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन आज दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा पहुंच गया, हमारा धाक पहुंच गया। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी साथियों, लोग कहते थे इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर इस देश में है, यदि ये हट जाएंगे तो देश की इकोनॉमी क्या होगी, देश का वर्ल्ड का जो पूरी तरह व्यवस्था है पूरे दुनिया में जो भारत की धाक है वो कैसे रहेगा। आज देखिए साथियों, दुनिया में डंका बज रहा है और सिर्फ मोदी मोदी दुनिया में होता है। साथियों, आज दुनिया में डंका बज रहा है और आज दुनिया में आप समझिए कि जहां हम 11वें स्थान पर वर्ल्ड में इकोनॉमी में खड़े थे, आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब थी, हम 11वें स्थान पर थे। और जिस अंग्रेज ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया है साथियों, उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में किया साथियों। और इस देश में याद कीजिए, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे नालंदा, हम विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां साथ में थे उनके, हमें गौरव लग रहा था। हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आगे भी सपना है साथियों, अभी नालंदा बनाया है और एकदम संकल्पित है हम लोग अगले 5 वर्षों में जो नालंदा बना है उसी तरह विक्रमशिला को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप संगठन के लोग एक एक नीचे की व्यवस्था को ठीक करते हुए और लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। किसानों की चर्चा, लोग सिर्फ किसानों की चर्चा करते थे, लेकिन किसान की समस्या का निदान कभी नहीं करते थे। किसानों के प्रति संवेदना जरूर व्यक्त करते थे, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, किसी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया इस देश में माफ करने का, ढोंग करने का काम किया साथियों, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपया देकर सभी किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया पहुंचाने का काम किया साथियों। यह है विकास। अब कोई खाद के लिए चिंता नहीं करता है। इसलिए साथियों, आज हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, इस विस्तृत कार्य समिति में इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है आग्रह किया करके कि एक एक चीजों को, नीचे की व्यवस्था को खड़ा करना है, जिसका मार्गदर्शन आपको आदरणीय भिक्खू भाई साहब बताएंगे कि आगे संगठन के और चीजों को आगे किस तरह काम बढ़ाना है, और साथ ही साथ बिहार में जो बूथ की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का काम करना है।
अभी हम लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1,90,00,000 परिवार बिहार में गरीब हैं। इनको दो व्यवस्था, यहां मंगल जी बैठे हैं, हम लोगों ने दो व्यवस्था खड़ा किया। एक तो सरकार ने सभी लोगों को, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया साथियों, जब कोरोना का भीषण दौर चल रहा। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जितना 70 वर्षों में इस प्रदेश में पक्के मकान नहीं बने, उससे दुगना पक्का मकान, 55 लाख पक्के मकान बिहार में देने का काम मोदी सरकार ने तय किया है सर। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया है कि जो छूटे हुए लोग हैं, लगभग 13 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोगों ने बात किया है देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि हमारे जो 13 लाख परिवार छूटे हैं, जो जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इसके बाद भी हम लोग, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के पास 13 लाख लोगों का लिस्ट तैयार है। हम लोगों ने अभी आग्रह किया है कि इसको करने का काम कीजिए, लेकिन हम एक एक कार्यकर्ता से जरूर साथियों से आग्रह करेंगे। यहां मंडल अध्यक्ष भी हमारे हैं और जिला के प्रभारी जिला के अध्यक्ष हैं। 3 चीजों को जरूर फोकस कीजिए कि अनाज उनको मिलता है कि नहीं, गरीबों को पक्के मकान है कि नहीं है, और तीसरा जो सबसे आसान है, हम लोगों ने इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका 5 लाख का इलाज भी कराने का व्यवस्था कर दिया है। सभी बूथ अध्यक्ष चिन्हित करके हमने युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह किया, इसमें लगिए। अभी तक हम लोगों ने 95 लाख लोगों का ही नाम जोड़ने का काम किया था। बीच में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जो मंगल जी ने पिछले दिनों इसकी पूरी व्यवस्था शुरुआत किया। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कार्ड दिया है, और आज ही हमने देखा कि एक पूरा विस्तृत एक पेपर में विज्ञापन निकला है कि 18 तारीख से अभियान चलेगा, और आज ही के दिन से यहां मंगल जी ने अभियान चलाया है। एक एक गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड दिलाइए और 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी और नीतीश कुमार जी का देने का काम कीजिए साथियों। इसलिए साथियों, हम वो पार्टी नहीं है जो अपने विचारधारा से बदल जाए। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये पक्षधर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे हम मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको भी जोड़ना चाहिए। कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 4 शादियां करने का अधिकार है। अरे सरिया कानून लाइए। यदि सरिया कानून में यह लिखा है कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मारकर, पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करना है, और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है, तो आप सरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते हो? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा अधूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक हैं। जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया। उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय स्वीकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना। ये सारे हमारे धर्मों में हमको सिखाया। इसलिए साथियों, हम जरूर आग्रह करेंगे और विस्तार से चीजें आएंगी, लेकिन यह डबल इंजन की सरकार है साथियों। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार, हम दोनों को चलाने का काम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह बिहार किस तरह स्थापित हो, विकसित भारत बने,
बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार सुंदर हो, इसकी कल्पना भी हम लोगों को लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी कई एयरपोर्ट हमने खड़े करने हैं। यहां संजय जायसवाल जी बैठे, ये रक्सौल की लगातार लड़ाई लड़ते रहे। रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, भागलपुर है, ये उड़ान योजना में हम लोगों ने स्वीकृत करने का काम किया है। और इसके बाद भी चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, मुंगेर हो, या डिहरी हो, या राजगीर हो, इसको भी राज्य सरकार अपने फंड से इस एयरपोर्ट को भी निर्माण कराने का काम करेगी। साथियों, ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाए। और इसी तरह डबल इंजन की सरकार में अभी तक अर्बन पॉलिसी के तहत हम लोग नहीं बढ़ पाए थे। हम लोगों ने अभी 2-3 चीजों पर फोकस किया है, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की कल्पना हो। 2014 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि अभी तक देश में मात्र 7 शहरों में, 5 शहरों में मेट्रो हुआ करता था 2014 में। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और 7 में मेट्रो दौड़ रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट तौर पर। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, आप तमाम लोग लग जाइए, इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे, हैं, जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली ही थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बार, कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साथियों, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी से कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4000 करोड़ रुपया का सहयोग किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और 2005 के बाद जब एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब वो पैसा विशेष पैकेज के तौर पर जो बिहार को मिला था उसको खर्चा करने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया था। उसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लालू जी का धाक चलता था। 22 सांसद हुआ करते थे, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, कोई पैकेज नहीं मिला।
कोई विशेष सहायता नहीं मिला। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिससे आज 4 लेन और सारे जगह हॉस्पिटल्स बनने का काम किया जाए। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथी करने का काम करेंगे सर। इसलिए आप तमाम विस्तृत कार्य समिति में सभी सदस्य आए, सभी माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं। पूरी संगठन की संरचना नीचे तक और मजबूत करना है और 2025 में संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में पिछले बार 127 सीट हम लोग बिहार में जीत कर आए थे। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम करे साथियों। और यह तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से अभी 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया, आरजेडी को 4 सीटों पर रोकने का काम किया और पूरे प्रदेश में हमारे संगठन के लोग लगातार बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक सभी लोग काम करते रहे, जिला स्तर पर सभी बैठ के करते रहे, सारी संरचना हमारी काम कर रही है। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस विस्तृत कार्य समिति के बैठक के माध्यम से हम जरूर ये पूरी तरह तैयारी शुरू कर दें कि हमको हर हालत में 2025 के चुनाव में बिहार में बड़ी से बड़ी ताकत बनकर बिहार में सरकार बनाने का काम करना है। इसलिए आज सभी साथी यहां पर आए, सभी हमारे प्रदेश के नेता यहां उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के सभी प्रमुख नेता भी यहां उपस्थित हैं, प्रदेश के जिले के सभी नेता यहां उपस्थित हैं। सबको मैं अभिनंदन करते हुए आप सभी लोग यहां आए, सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। अब कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं मोदी मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजभूषण प्रसाद निषाद जी, जिनका सम्मान करेंगे आदरणीय मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा जी और सह मुख्यालय दिलीप झा। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय केंद्रीय मंत्री का सम्मान तालियां बजती रहे। अब हम सभी के नेता जो अब हमारे बीच नहीं हैं, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के स्मृति व्याख्यान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पटना साहिब के माननीय सांसद मीडिया बंधु से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर चले जाएं। माननीय रविशंकर प्रसाद जी, हम सभी के अभिभावक नेता पधार रहे हैं, जोरदार ताली से इनका अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, आदरणीय नागेंद्र जी, आदरणीय भिखू भाई, प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय जी, सभी सम्मानित पूर्व अध्यक्ष जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी केंद्रीय मंत्री जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे जिले के पदाधिकारीगण, आप सबों को प्रणाम और बहुत अभिनंदन। आज बहुत पीड़ादायक दिन है कि हम हमारे वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के स्मृति में बने सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया और देश के लिए क्या किया, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षेप में। संघ के स्वयंसेवक थे, विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने विद्यार्थी परिषद उनके साथ काम किया। राष्ट्रीय महामंत्री भी बने, आदरणीय विनोद तावड़े जी भी इनके साथ काम कर चुके हैं, वो भी राष्ट्रीय महामंत्री बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, बिहार आंदोलन में एक प्रमुख नेता बनकर उभरे, जिसमें हम सभी लाठी खाए, जेल गए, मीसा में बंद हुए। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और बाद में बदलाव हुआ। सुशील मोदी जी उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो 4 बार विधायक रहे, लोकसभा के एमपी बने, राज्यसभा के एमपी बने और विधान परिषद सदस्य भी बने। अतः सभी संसदीय प्रणाली के सभा कक्ष में जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात जानने की आवश्यकता है कि सुशील मोदी ने बिहार को बदलने में क्या काम किया, जिसका फायदा पार्टी को भी हुआ। आपको मालूम है 91 में लालू प्रसाद बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। अडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दिया था उन्होंने। धर्मनिरपेक्षता के बड़े प्रतीक के रूप में उभरे और आलम यह था कि बिहार और झारखंड की 90% लोकसभा की सीटें जीते। हम नहीं, लालू प्रसाद, उस समय की बात कर रहा हूं। और भ्रष्टाचार, जंगल राज पराकाष्ठा पर था। उस समय सुशील मोदी जी ने हिम्मत दिखाई लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की। चारा घोटाले का केस हुआ। सौभाग्य से मैं उनका वकील था। बहुत खौफ था इन लोगों का। हम लोग लड़े, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सड़क पे लड़े। आज लालू प्रसाद को 4 मामलों में सजा हो गई है और एक की भी रिहाई नहीं हुई है, यह जानना बहुत जरूरी है। फिर अलकतरा घोटाले की लड़ाई हुई और यह बात सुशील मोदी के बारे में आपको बताना जरूरी है कि जब उस केस की तैयारी हम लोग कर रहे थे, हम लोग 10 रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के यहां गए थे जानने के लिए घोटाला होता कैसा है। अलकतरा घोटाले में भी मंत्री जेल में गए, इंजीनियर जेल में गए, आज सब जेल में है। इसका फायदा पार्टी को क्या हुआ? पार्टी आगे बढ़ी, लोकसभा में बढ़ी, विधानसभा में बढ़ी। और 99 में जब यूपी में कुछ कमजोर हुए थे तो बिहार की गिनती हो रही थी झारखंड के साथ, तो 41 सीटें जीते और सीधा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। और आपकी जानकारी के लिए जो अध्यक्ष जी ने संकेत दिया, एनडीए की नींव भी पड़ी थी उसी समय जब नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी बनाई और हम लोग के साथ आए। तो ये बिहार का बदलाव हुआ जिसमें सुशील मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेता विपक्ष के रूप में वो हर जगह पहुंचते थे। घटना हुई, नरसंहार हुआ, सुशील मोदी पहुंचे। हमने कहा सुशील जी आप, ये बड़े अंतरंग संबंध थे हम लोग के। कहा रवि जी हमें कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, मैं उनसे मिलने गया था आशीर्वाद देने। कहा जब भी अब तुम विपक्ष के नेता हो, कोई घटना हो वहां जाकर समझा करो। और आपने उनकी हिम्मत देखी होगी, उसके कारण पार्टी का विस्तार हुआ। उप मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया,
वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जीएसटी की नेशनल काउंसिल बनी थी वित्त मंत्रियों की, उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और मुझे खुशी है कि आज माननीय सम्राट चौधरी जी को भी उसका अध्यक्ष बनाया गया है। आपने लोकसभा में उनकी टिप्पणियों को देखा होगा, राज्यसभा में देखा होगा। सुशील मोदी हम दोनों हिंदी मीडियम से पढ़े थे, हिंदी बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। उन्होंने कहा रवि जी अंग्रेजी को भी ठीक करना है, और बाद में वो दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अंग्रेजी में बोलते थे और देश के बड़े अखबारों में अंग्रेजी पर लेख लिखते थे। ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता हो, जो मेहनत करता हो, जो जमीन में संघर्ष करता हो, जो डरता नहीं हो विचारों के लिए, सिद्धांत के लिए, उसी का असर हुआ आज पार्टी कहां से कहां पहुंची। उनको नहीं जाना चाहिए था। ये कैंसर अगर उनकी नियति थी तो बहुत ही क्रूर नियति थी। इतनी जल्दी चले जाएंगे ये हमें नहीं मालूम था। इसका बहुत दुख हुआ है हमें, पार्टी को चोट लगी है। लेकिन सुशील मोदी को हमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या देनी है? जिस विचारधारा के लिए वो लड़े, जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लड़े, उसको आगे बढ़ाना है। और आज जब आप लोग यहां बैठे हैं तो मैं आपको बता दूं, सुशील मोदी जी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े पक्षधर थे। हमारी उनकी कई बार चर्चा हुई थी। मैं कहता था एकला चलो, उन्होंने कहा रवि जी बिहार में साथ चलना जरूरी है, और कई बार सुशील जी सही साबित हुए। तो जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमें 25 जीतना है, और सुशील मोदी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि 2025 में एनडीए की प्रामाणिक सरकार बनाए और 2010 की जीत को वापस लाए। मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। अभी मित्रों सुशील जी पर एक वृत्त चित्र आने वाला है, शायद मुझे एक वृत्त चित्र होगा, और उसके पश्चात जो बाकी नेता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है मैं उनके नाम पढ़ूंगा, और अंत में हम सभी खड़े होकर अपनी मौन श्रद्धांजलि देंगे। अरे आप अपना संकल्प व्यक्त करता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। सदैव समर्पित स्वर्गीय श्री सुशील मोदी जी एक ऐसा सुशोभित व्यक्तित्व जिनके लिए स्वयं से पहले देश, समाज और पार्टी रहा करती थी। चट्टान जैसे इरादों के साथ विपरीत बहाव में भी अंगद जैसे पांव गड़ाकर वो हमेशा देश के लिए खड़े रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और श्री नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बाई इलेक्शन में 3.25 साल के लिए राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया है। श्रोती महोदय, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको इतना मौका पार्टी ने दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली में, 6 साल करीब लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल में रहने का मुझे मौका मिला है। मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी सा चुपचाप गले, उनका शरीर असंख्य कष्टों से जूझ रहा था, मगर तन मन से मां भारती की सेवा में समर्पित उनके ज्येष्ठ पुत्र नए भारत के सृजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। देह छोड़ने से पूर्व सुशील मोदी जी के ट्विटर पर यह आखिरी शब्द थे, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूँ। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा में कुछ कर नहीं पाऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। उनके देहांत के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बिहार में बदलाव यज्ञ में उनकी आहुति को नमन किया। बिहार आपके परिश्रम को सदा याद रखेगा। अभी आपने देखा उनके जीवन की स्मृति। अब मैं एक बार पुनः माननीय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को मंच पे आमंत्रित करना चाह रही हूं कि हमारे नेता जो हमारे बीच नहीं हैं, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, और उनके साथ संपूर्ण बिहार के ऐसे 20 और हमारे संगठनकर्ता जो हमारे बीच नहीं हैं, उनके लिए मौन प्रस्ताव रखेंगे। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, 15 ऐसे हमारे संगठन करते। मित्रों, अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी तो सुशील मोदी जी का जो भाषण था राज्यसभा का, वो उनका अंतिम भाषण था। वो कैंसर से पीड़ित थे, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आपको उनके अंदर की ताकत में जरा भी कमी दिखाई पड़ी, ये थे सुशील मोदी। और कुछ समय के बाद ही वो गुजर गए, तो बहुत उनको श्रद्धांजलि। मित्रों, कई और अपने नेता गुजरे हैं। कैमूर में ललिता यादव जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, मुंगेर में बेबी चंकी प्रदेश मंत्री, बांका में स्वर्गीय केदार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनसंघ काल से अभी तक पार्टी के निरंतर सेवा करते रहे। पटना ग्रामीण में जनार्दन कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे। औरंगाबाद डॉक्टर रामलखन विश्वकर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष। पूर्णिया में स्वर्गीय पंचानन यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष। गोपालगंज स्वर्गीय विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जेपी सिनानी, जनसंघ काल, पूर्व जिला महामंत्री। सहरसा स्वर्गीय कपिलेश्वर मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री। गया राजीव नंदन दांगी, पूर्व विधायक गुरुआ। अरवल स्वर्गीय बानेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक अरवल। बेगूसराय स्वर्गीय प्रेम शंकर राय, 2 बार लगातार पूर्व मंडल अध्यक्ष, लगातार जिला उपाध्यक्ष। अररिया स्वर्गीय राजीव कुमार उर्फ पप्पू झा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। मधुबनी स्वर्गीय रामचंद्र यादव, पूर्व जिला मंत्री। सीतामढ़ी स्वर्गीय राम छबीला ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी। इन सबों को हार्दिक श्रद्धांजलि। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, हम सभी 1 मिनट के लिए खड़े होकर सामूहिक रूप से अपनी श्रद्धांजलि दें तो बड़ी कृपा होगी। हेलो। बैठ जाइए। मीडिया की उपस्थिति के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। मीडिया की उपस्थिति इसी सत्र के लिए थी। इस समापन के बाद हम प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया बंधुओं को विस्तृत जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मंच पे उपस्थित हैं राष्ट्रीय मंत्री भाजपा श्री ऋतुराज सिन्हा जी। उनका सम्मान करेंगे श्रीमान अनिल ठाकुर जी। और उनके साथ प्रदेश मंत्री श्री गुरु प्रकाश पासवान जी भी उनका सम्मान करेंगे। अब कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन प्रस्ताव के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद बेतिया डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मंच पे आमंत्रित कर रही हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिनंदन प्रस्ताव को रखें। आज के इस बिहार के विस्तृत प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित बिहार के माननीय सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, श्री राधा मोहन सिंह जी, श्री गोपाल नारायण सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण निषाद जी, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी भाई साहब, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री श्री भिखू जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के हमारे सभी अध्यक्षगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस विस्तृत कार्य समिति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं चुनाव के पश्चात। यह हमारी पहली प्रदेश की कार्य समिति है और हम सबों को इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार